नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में एक बार फिर से हूँ मैं आपके साथ, आपकी दोस्त काजल। और आज जो शख्सियत हमारे साथ हैं, जम्मू से ताल्लुक रखती हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं और रंगमंच, सिनेमा, टेलीविज़न का एक बड़ा नाम, संगीत नाटक अवॉर्डी। और बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ श्री मुश्ताक काक जी का। और ये बताना चाहूँगी कि मुश्ताक जी जैसे कि जम्मू में हैं इस वक़्त और वहाँ पे 2G का बहुत प्रॉब्लम रहता है। लेकिन इतनी बड़ी हस्ती से उनकी जीवन यात्रा के बारे में सुनना, उनकी रंग यात्रा के बारे में सुनना, तो ये थोड़ी-मोड़ी जो मुश्किलें आएँगी नेट की, इसको हम बेयर कर सकते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत मुश्ताक जी आपका हमारे इस रूबरू के मंच पर। हाँ, थैंक यू वेरी मच रूबरू और काजल। बहुत खुशी हो रही है मुझे क्योंकि मैं जम्मू से अपने लोग जब लगते हैं तो लगता है बहुत अपनापन सा लगता है। और मैं आई एम एट क्लाउड 9 कि मेरे अपने लोग मतलब जम्मू के लोग मेरे साथ हैं एंड एक शख्सियत जो है वो आज हमारे साथ है। तो सबसे पहले तो मैं आपकी जो रंग यात्रा है उसके बारे में, जो आपके जीवन में चैलेंजेस जो आए हैं उसके बारे में मैं चाहूंगी कि आप हमसे शेयर कीजिए। काजल, कुछ भी नहीं है, इतना बड़ा सफर भी नहीं है, बहुत लंबा सफर भी है। और कुल मिला के ये है कि स्कूल टाइम पे जैसे हर एक को एक्टिंग करने का शौक होता, मुझे कोई शौक नहीं था एक्टिंग वैक्टिंग करने का, ईमानदारी की बात है। और स्कूल में एक बार सेंटा क्लॉस बना दिया गया, बस लोग देखने लगे। मैंने कहा इतने लोग मुझे क्यों देख रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। फिर मैं स्वर्गीय रतन कलसी जी से मिला। वो रेडियो में थे कलसी जी। जी। उनके साथ मैंने थिएटर का करियर शुरू किया। उनके साथ पंजाबी प्ले पहले किया मैंने, कसाली साहब का लिखा हुआ। और बहुत, आज जो मेरी लुक है, उस जवानी में मुझे इस तरह की लुक का रोल करना पड़ा। 85 ईयर ओल्ड, पर अभी मैं 85 ईयर ओल्ड नहीं। आ, जी। कुल मिला के फिर उसके बाद जिंदगी में जब डायरेक्शन में पांव रखा, तो पहला नाटक बहुत खूबसूरत तरीके से सुपर फ्लॉप हुआ और अच्छा फ्लॉप हुआ। उसके बाद फिर थिएटर चलता रहा, कारवां चलता रहा। और मेरा पहला नाटक जो नेशनल सीन पे आया वो देवयानी था। वो डोगमूल, मतलब डोगरी भाषा में नाटक था। नरसिंह देव जम्वाल जी का नाटक लिखा हुआ था। वो यंग डायरेक्टर स्कीम के तहत एक प्रोजेक्ट था जो मैंने इलाहाबाद में किया। लखनऊ में उसका शो हुआ, गना संस्थान ऑडिटोरियम में। और उस शो को काफी सराहा गया। और फिर मैं नेशनल सीन पे आ गया और काम करता गया। जम्मू में आके मैंने अलग अलग नाटक किए, काफी नाटक कर किए। और उसके बाद नेशनल सीन पे, फिर नेशनल सीन से सीधा श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट न्यू दिल्ली में डायरेक्टर के तौर पर आ गया। और मैंने वहां पे 8-9 साल, 10 साल के, 9-10 साल के तौर एक वक्फा गुजारा। और काफी नाटक और काफी आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला। प्रोफेशनल आर्टिस्ट जम्मू में भी मेरे, मतलब मेरी जब भी मैंने डायरेक्शन शुरू की तो मुझे जम्मू से भी मेरे सीनियर एक्टरों का बड़ा सपोर्ट मिला। हर एक ने मेरे साथ काम किया। और आज मैं जो जिस मुकाम पे हूँ उसमें एक वजह तो वही रही मेरी कि जो फ्लॉप हुआ था नाटक, अगर वो नाटक फ्लॉप नहीं हुआ होता तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता। और दूसरा, मुझे जम्मू कश्मीर के जो आर्टिस्ट, सीनियर आर्टिस्ट हैं, वो लोग मेरे साथ काम किया, अनगिनत हैं, किन किन का नाम लूं। और सब उन लोगों का मुझे आशीर्वाद मिला और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। और इसके साथ साथ थोड़ा सा फिल्म लाइन में भी चला गया, फिल्में भी की। और फिल्मों में भी इतना नहीं था शौक, मुझे टेलीविजन पे भी आने का शौक नहीं था। मैं आज उस इत्तेफाक से तुम सामने हो काजल, ये बात एक्सेप्ट करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके पिताजी स्वर्गीय सूरी साहब, वही मुझे अशोक जेल खानी जी के पास लेके गए। क्योंकि मैं किसी, जम्मू में किसी के हाथ नहीं आता था। मैं टेलीविजन बिल्कुल नहीं करना चाहता था, ये तुम्हें भी मालूम है। जी। लेकिन सूरी साहब, आपके पिताजी ने जेल खानी साहब से कहा कि मैं उसको लाता हूँ, वो टैलेंटेड है, काफी काम करने वाला है। तो सूरी साहब मुझे अपने स्कूटर पे बिठा के, बजाज स्कूटर होता था उनके पास, LM ग्रीन कलर का। और उस पर मुझे वो रेडियो स्टेशन में कलसी साहब के पास आया था और कलसी साहब से वो मुझे जेल खानी साहब के पास मिला, ले गए। और जेल खानी जी ने कहा कि तुम थिएटर करते हो तो थिएटर में तो पैसा नहीं होता है, दूरदर्शन में काम करो, तुम्हें पैसा मिलेगा, थिएटर भी खूब करो।
फिर उन्होंने मुझे महेश चोपड़ा जी से मिलाया और मेरा टेलीविजन का सफर भी शुरू हुआ। और मैं पहला आर्ट डायरेक्टर था जो जम्मू में एज ए आर्ट डायरेक्टर के तौर पे प्रोडक्शंस भी की, डीडी कशीर के लिए, डीडी उर्दू के नेशनल चैनल्स के लिए काम किया एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर। और मैंने दूरदर्शन के लिए एज ए मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, सेट डिजाइनर, आर्ट डायरेक्टर के तौर पे भी काम किया। और इसके साथ ही मेरा फिल्म का सफर भी रहा। और ये छोटा सा क्या बात, क्या बात। बहुत ही, और वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और बहुत सारे जम्मू से जो हमें देख रहे हैं वो इतना प्राउड फील कर रहे हैं। कमल गुप्ता का मैसेज है, वो आज दुबई से लिखते हैं कि वी ऑल फील सो प्राउड ऑफ योर सक्सेस। और सुचित्रा जी जो एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली कला मंच का, वो लिखती हैं कि उनकी डॉटर को आपने सिखाया। हमारे साथ भूपेंद्र सिंह जम्मू से जुड़े हैं, शहजाद हुसैन जो है कश्मीर से जुड़े हैं, और अहमद वसीम साहब, आज जीतू सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। वो लिख रही हैं, यू आर सच एन अमेजिंग डायरेक्टर, अमेजिंग पर्सन एंड अमेजिंग पर्सनैलिटी। इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही बेहतरीन इंसान। और शहजाद हुसैन लिखते हैं कि आप अपने आप को ये मत कहिए कि आप तो बहुत यंग हैं। और बिल्कुल, और जो कलाकार होता है वो हमेशा यंग रहता है। तो बहुत ही अच्छा लग वो रहा है। और मैं सबसे जो मेरा दूसरा सवाल है वो ये है, फिर से ये कहूंगी कि जम्मू में जो प्रॉब्लम है वो 2G की है, 2G नेट है वहां पे। और ये अक्सर प्रॉब्लम रहती है जब मैं जम्मू से हमारी जो शख्सियत है उनसे जब मैं बात करती हूँ, तो ये प्रॉब्लम रहती है कि वो आते हैं जाते हैं, लेकिन जो अपनी इंस्पिरेशनल वो बातें हमसे शेयर करते हैं वो हम पे कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ देती है। जिस तरह से मुश्ताक साहब ने बोला कि उन्होंने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट की, वो वाकई में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल बात है। तो अब मैं आती हूँ कि आपने जम्मू में बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे नाटक डायरेक्ट किए, तो आप किस, देवयानी एक बहुत अच्छा नाटक, बहुत बड़ा नाटक है, पद्मश्री नरसिंह जम्वाल जी का लिखा हुआ, नहीं सही कह रही हूँ ना मैं, उनका लिखा हुआ नाटक जी है। जी तो जी मैं चाहूंगी, हेलो जी, हाँ हाँ सुन सही रहा हूँ। बोल, जी जी, तो उनका लिखा हुआ सही सही नाटक सही। है। तो और बहुत ही खूबसूरत नाटक है। तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में उस नाटक के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है, जबकि देवयानी वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बता दें उस नाटक के बारे हाँ, देवयानी पहला नाटक जो मेरा नेशनल स्क्रीन पे आया। और इत्तेफाक ये है कि कल आचार्य जीतू जी इसी रूबरू में थी शख्सियत में, और उन्होंने भी उस प्ले में रोल किया हुआ है मेरे साथ में। वाह, एज ए एक्ट्रेस के तौर पे। और जीतू जी का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अंजू ढुल्लू आपके दिल्ली में है, आपके साथ कई नाटकों में भी जी उसने काम, तो देवयानी बिल्कुल, का रोल अंजू ढुल्लू किया करती थी और शर्मिष्ठा का रोल आचार्य जीतू जी किया करते थे। क्या और बात। मदन रंगीला जी थे, जी जी देवेंद्र नंदा और शिवदेव सिंह, काफी सुरेश शर्मा, शिशुज भाई हम बोलते हैं, तो भूपिंदर सिंह ने उसका म्यूजिक किया था। तो ये कुल मिला के देवयानी की एक याद है। वो बहुत मेहनत थी प्रोडक्शन, देख नाइन रास्ता थ्योरी जो है वो उस देवयानी नाटक में है। वो नाटक मैंने तब इन लोगों के साथ किया, उसके बाद मैंने उसके रिपीट शोज नहीं किए। उसकी वजह यही रही कि मुझे वही कास्ट चाहिए थी, इसलिए वो कास्ट हो नहीं पा रही थी, इसलिए वो नाटक रिपीट नहीं। वो नाटक हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है। अरे वाह, क्या बात है। मुश्ताक जी, आपने डोगरी जो फिल्म है, जो तनवीर साहब से मेरी अभी पिछले दिनों बात हुई थी, गिट्टियां, तो गिट्टियां के बारे में आपने भी इसमें एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो क्या अनुभव रहा, कुछ आपकी इंस्पिरेशनल जो आपकी यादें हैं गिट्टियां को लेकर, चाहूंगी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि डोगरी से रिलेटेड, डोगरी की फिल्म है वो। हाँ डोगरी में और भी फिल्में बनी, लेकिन मैं किसी फिल्म के साथ एसोसिएट नहीं रहा, लेकिन गीटियों के साथ मैं एसोसिएट रहा, क्योंकि एक तो तनवीर डार जो हैं वो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, बहुत जी इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। राहुल जी हैं जो उसके डायरेक्टर, बहुत अच्छे मित्र हैं, और हम अ, बैठ के काफी डिस्कस करते रहे उस फिल्म को लेके। और वो फिल्म की तरह से हमने की। ये नहीं कि एक फिल्म अभी शूट भी नहीं होती तो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे फोटोग्राफ्स आना शुरू हो जाते हैं, ये वैसा नहीं था। वो आज भी उसकी आपको स्टिल फोटोग्राफ एक भी सोशल मीडिया में नहीं मिलेगा। तो वो एक पूरा प्लान्ड अच्छी टीम जुड़ी हुई थी, अच्छी नाच था। और मेरी उसमें एक करेक्टर था, मेन एक करेक्टर था जो गीटियां खेलता है, लड़ाता है सब कुछ, तो बड़ा साइलेंट जैसा करेक्टर था। और मैंने वही मैंने एक ही डोगरी की फिल्म की है, वो गीतियां की है, और बस।
रंगमंच से आपका जो सफर दिल्ली में रहा, और आपने जम्मू में भी थिएटर किया और दिल्ली में भी थिएटर किया, क्या डिफरेंस देखते हैं आप जम्मू रंगमंच और दिल्ली में जो रंगमंच हो रहा है हिंदी रंगमंच में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? नहीं, डिफरेंस कुछ नहीं होता है काजल जी। आपका प्रोडक्शन हम्म प्रोसेस कैसा रहता है एज ए हम्म डायरेक्टर। हम्म एज ए डायरेक्टर आप क्लियर होने चाहिए। देखिए, जम्मू में मैं काम कर रहा था तो जम्मू मेरा अपना शहर था। बिल्कुल। हमारे जितने जितने लोग काम करने वाले उसमें पात्र होते थे, या जितने भी आर्टिस्ट थे, वो तो या तो नौकरियों से जुड़े हुए होते थे, या स्टूडेंट तबका होता था, या कईयों का वो कुछ बिजनेसमैन होते थे, उनकी अपनी दुकानें या कुछ ना कुछ होता था। तो वो सारा जी। मैनेज करना होता है, एडजस्ट करना होता है। एक अमेच्योर हम्म ग्रुप में जो काम होता है उस तरीके से करना होता है। तो डायरेक्टर होने के नाते मैं क्लियर था। अब जब मैं दिल्ली आया तो दिल्ली में प्रोफेशनल रेपर्टरी कंपनी के साथ काम कर रहा था। तो मैं जी प्रोफेशनल रेपर्टरी काम के साथ, एक्टर के साथ कैसे काम करना होता है वो मुझे क्लियर था, मैं प्रोसेस में था। उसके बाद एक्टिंग कोर्स के स्टूडेंट्स के साथ कैसे काम करना वो मैं क्लियर था, तो इसलिए मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाके नाटक डायरेक्ट करता हूँ, प्रोडक्शंस करता हूँ। शायद जम्मू का वाहिद एक डायरेक्टर मैं ही हूँ जो जिसने हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में जाके अलग अलग रेपर्टरी कंपनी के साथ काम किया। लिटिल थेस्पिन के साथ में बलखान की औरतें प्ले किया है जी मैंने। जी। जयपुर में हम्म। जाके मैंने मंटो की कहानी कहानी किया। बहुत अलग अलग, मुझे कहीं याद ही नहीं है, मैं अपनी लिस्ट नहीं बना पाता हूँ कभी भी, लेकिन अलग अलग होता है। टीचर स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस इज टोटल डिफरेंट। प्रोफेशनल रेपर्टरी एक्टर्स के साथ काम करना इज टोटल डिफरेंट, और अमेचर जी ग्रुप्स में आपका काम करना इज टोटल डिफरेंट। ये एज ए डायरेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब मैं एक्टिंग कोर्स के साथ बच्चों के साथ काम करता हूँ, वहां पे मुझे हिट प्रोडक्शन नहीं करनी होती है। जी। नो, मेरे साथ जिन बच्चों ने काम किया है, दिल्ली के काफी बच्चे हैं, मैं हिट प्रोडक्शन बच्चों के साथ नहीं करता। बच्चों के साथ टीचर बन के काम करना है, एज ए टीचर। मतलब जो नहीं कर सकता वो भी वो एक्टिंग करेगा। तुगलक का अगर बंदा एक अच्छा एक्टर नहीं है, वो तुगलक का रोल उससे करवाओ ना यार, वो सीखने आया, उसे सिखाओ ना। आप टीचर किस बात के हो? मत बनो टीचर, बैठ जाओ घर में जाके प्रोफेशनल एक्टर रहो और नाटक करो। तो ये अलग अलग विधा है। अमेचर ग्रुप के साथ बच्चों के साथ काम करना अलग है। उनका मेंटल लेवल, उनका टेम्परामेंट इज टोटल डिफरेंट। एक्टिंग कोर्स में जो बच्चे आते हैं उसमें भी बड़ा डिफरेंट होता है। जी। तो बातचीत करने का सिलसिला तो बिल्कुल चल रहा है, बस यही कि टूची हमें बीच-बीच में आकर परेशान करेगा। लेकिन हम लोग टूची से भी नहीं डरेंगे। हम बातों का ये सिलसिला जारी रहेगा, और इतनी खूबसूरत उन्होंने बात कही कि प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने हाँ, का तरीका अलग है। जी, मुश्ताक एक्टिंग एक्टिंग कोर्स में जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनका मेंटल लेवल इज टोटल डिफरेंट। एक बच्चा जो हुँ, है वो 12th पास है, और एक बच्चा जो है वो बीए पास है, तो वो जी, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। उस जी, कम्युनिकेशन गैप को कैसे भरना, ये टीचर को पता होना चाहिए। तो इस तरह की बिल्कुल। बड़ी टेक्निकल चीजें हैं, प्रोसेस इज टोटल डिफरेंट। तो मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं क्लियर होता हूँ किस प्रोजेक्ट में किस तरीके से। तो वो इसलिए जी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं जहां जी, जाता हूँ उसी प्रोसेस में बड़ी चीजें काउंट करती हैं। आपके डायरेक्शन में, आपके प्रोसेस में क्या क्या रहेगा डिजाइन के हवाले से। तो इस तरह काम किया मैं दिल्ली जी, में इतने 9 साल प्रोफेशनल लोगों के साथ काम करने के बाद जम्मू वापस आया, तो मैं यहाँ आके उस गुबार में, उस नशे में नहीं था कि मैंने प्रोफेशनल एक्टर्स के सामने काम किया है। और श्रीराम सेंटर के कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आज जिन्होंने अच्छा नाम बनाया हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं किन 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 का नाम लूं? वो आपके सामने लोग हैं, मेरे टाइम के स्टूडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये टोटल एक प्रोसेस अलग होता है, लेकिन आपको स्टूडेंट्स के साथ टीचर बनना पड़ता है, और बिल्कुल। प्रोफेशनल एक्टर के साथ डायरेक्टर बनना पड़ता है, वो क्लियर होना चाहिए। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। शम्मी चौधरी जी हैं, लिखते हैं पठानकोट आल्सो योर सिटी। पठानकोट भी क्या आपका कहते हैं? शहर है। लिखते हाँ हैं कि हाँ, शमी जी, पठानकोट। शमी शमी चौधरी जी को इसलिए पठानकोट याद, क्योंकि इनके साथ मेरी दिन को मतलब कभी ना कभी बातें होती रहती हैं। क्योंकि पठानकोट में भी हमने शॉर्ट प्ले कंपटीशन जाके किया करते थे, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे शमी चौधरी जी। तो उस दौरान हम करते थे और हमें पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। वो क्या दौर बात बहुत काली, एक कमाल का दौर था पठानकोट का। वो भी एक मजा था कि उसमें हम सब लोग जितने पार्टिसिपेट होते थे 200-200 रुपया कंट्रीब्यूट करते थे, और वो हमारा आने जाने का खर्चा होता था।
और खाना वाना वहां दे देते थे पठान का अभिनय कला मंदिर वाले। एक अच्छा नाइस अनुभव। क्या बात, क्या बात है। कमल गुप्ता लिखते हैं, मुश्ताक कागजी ने 1988 में मुझे मौका दिया, मेरा पहला साइको फिजिकल प्ले था। कौन सा प्ले था ये भी बता दीजिए, मुझे तो नहीं पता। साइको फिजिकल प्ले आपने कोई किया होगा जिसमें आपने कमल गुप्ता को मौका दिया, वो दुबई से ये लिख रहे हैं। जी तो जी अच्छा, कमल कमल, अच्छा यूनिवर्सिटी में जो जी बिल्कुल मुझे प्ले का बिल्कुल, नाम याद नहीं, हमारे कमल, साथ हम लोग कमल सॉरी इकट्ठे थिएटर करते थे। है, जी मुझे हम लोग प्ले का इकट्ठे नाम याद नहीं। हाँ हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी, जी यूनिवर्सिटी वाला कमल। जी बस फिर से 2G चला गया, लेकिन सही बात है कि जब आप किसी को सिखाते हैं तो आपको टीचर बनकर सिखाना है, आपको अच्छे से सिखाना कि जो भी चीजें उनके अंदर डालना चाहते हैं वो उन तक जरूर पहुंचे। तो आने जाने का ये चलता रहेगा 2G की वजह से, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं, बहुत इंस्पिरेशनल जर्नी रही है मुश्ताक साहब की। तो मुश्ताक जी, मैं ये आपसे पूछूंगी कि आप मानते हैं कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट के लिए, खासकर रंगमंच के लिए? क्योंकि जम्मू में ऐसा कुछ नहीं है खास कि जिसे हम कहें कि जैसे एनएसटी है वैसे जम्मू में नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, उसमें मैं ये कहूँगा, काजल मैंने कहाँ से ट्रेनिंग की है? वही 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 मैं कह रही हूँ, यही ये मैं मैं आपके किसी मुंह से ट्रेनिंग नहीं सुनना चाहती हूँ, बिल्कुल। ये मैं आपके मुंह से, जो दिल्ली में हमें देख मैं रहे हैं उनके किसी लिए सवाल है ये। मैं किसी इंस्टीट्यूशन से पास आउट नहीं हूँ, लेकिन मुझे सीखने की लालसा थी, जी पढ़ने की लालसा थी। हमारे जम्मू में थिएटर की, मैं जिस दौर की बात कर रहा हूँ, काजल को मालूम है, हमारे यहाँ कोई थिएटर का लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता था, जी बिल्कुल। नाटक अवेलेबल नहीं नाटक। होता। और हम दिल्ली आते थे, और दिल्ली एनएसडी से, साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी से, संगीत नाटक अकेडमी से, उनकी लाइब्रेरी में जाके मैं किताबें निकालता था, लेता था, फोटो कॉपी करता था और जम्मू लेके आता था। और मेरा जी जितना भी दौर श्री राम सेंटर में रहा है, और वहां के स्टूडेंट जितने वगैरह इसमें देख रहे हो, सुन रहे हो, उनको मालूम है कि मैं लिटरेचर पे बहुत जोर डालता था, पढ़ने पे। और श्री राम सेंटर की लाइब्रेरी खुलवा के मैं, ये बच्चे आते थे और पढ़ते थे। पढ़ना बहुत जरूरी है, सीखना। मैं हिंदू पेपर में हर फ्राइडे को आर्टिकल आता था, कविता नागपाल जी लिखा करती थी, जी 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 दीवान सिंह बजेली लिखा करते थे, रमेश चंद्र जी चार्ली लिखा करते थे, जी बहुत से नाम हैं। हम उनको पढ़ते थे। मैं दिल्ली आता था, नाटक देखता, रॉबिन दा, मतलब रॉबिन दास सर हैं, मतलब हम उनके प्रोडक्शन देख देख के मैंने डिजाइनिंग सीखी है। बंसी कौल जी, राम गोपाल बजाज, अनगिनत डायरेक्टर, राम गोपाल बजाज सर, इतने अनगिनत डायरेक्टर, इनका काम देखते थे हम बैठ के, सीरियस होके काम देखते थे। और जो ब्रोशर मिलता है ना, हमारी जी यंग पीढ़ी जो है वो ब्रोशर पढ़ती नहीं है, और ना ही वो जी खरीदती है। नाटक देखने से पहले वो ब्रोशर खरीद लो, पढ़ लो, आपको नाटक बिल्कुल समझने में और उस डायरेक्टर के बारे, काम के बारे में आपको समझ आ जाएगी। आपके कई सवालों का, प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा आपको। आप नहीं करते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है जब मैं किसी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि तूने ये नाटक किया है, कहता हाँ, राइटर कौन है नाम पता नहीं होता। तो ये ये बहुत बिल्कुल पढ़ना बहुत जरूरी है। ये और रही बहुत बात ये जम्मू की, जी जी तो जी मैं जब दिल्ली से जम्मू आया था तो बड़ा था मेरे को, लेकिन हमारे जम्मू की त्रासदी ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने एक बाबूती बना रखी है, और यहाँ पे एक रीजनल सेंटर खुलने वाला था, वो भी नहीं खुलने दिया। और परफॉर्मिंग आर्ट को, मतलब इतनी यूनिवर्सिटी, 7-8 यूनिवर्सिटी बन गई है जम्मू में, लेकिन किसी भी डिपार्टमेंट में ड्रामे का डिपार्टमेंट नहीं है। ये सबसे बड़ी जी त्रासदी है। यूनिवर्सिटीज बन गई हैं, लेकिन उसमें ड्रामे का डिपार्टमेंट नहीं है। मैं तो बहुत बोला हूँ, बहुत बोलता रहता हूँ, लेकिन जो यहाँ जम्मू कश्मीर के कल्चर के, आर्ट के, ड्रामे के ठेकेदार हैं, उनकी अपनी कुछ मोनोपोली टूट जाती है अगर यहाँ पे एक्टिंग स्कूल खुल जाए। हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, काजल, लेकिन अगर वो उनको बिल्कुल ये वो सुविधाएं मिल जाएं या जम्मू में, तो बहुत अच्छा है। जी। जम्मू में टैलेंट की कमी नहीं है, और जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर थिएटर की स्टडीज करने जाते हैं, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ जाएं? ये बहुत बड़ा सवाल है कि जम्मू में एटलीस्ट जहाँ हर तरह की स्टडीज होती है, चाहे एमबी हो, साइकोलॉजी हो, एजुकेशन हो, साइंस हो, तो थिएटर क्यों नहीं है जम्मू यूनिवर्सिटी के का एजुकेशन का पार्ट? क्या क्या रीजन है इसका? आप क्या कहेंगे इस बारे में?
इसका रीजन मैं नहीं कुछ बता सकता, मैं अगर बोलने पे आऊंगा तो बहुत कड़वा सच है, जी तो इसलिए मैं नहीं जी जी। बोलूंगा। मैंने कहा ना, यहाँ यहाँ जम्मू में आर्ट कल्चर लैंग्वेज की ठेकेदारी ही चलती रही है। एक जी पपोती बना ली गई है, बकरियों की तरह ममियाता आता है यहाँ पे। मैं नहीं, ये मैं, ये मैं नहीं। हमने हमेशा मैं नहीं किया। जी। वो मैंने इस हमारे जम्मू के हमारी कला को डूबा। जी हम किसी को हमारे अच्छा साथ कह बहुत के राजी नहीं। जी, क्या कह रहे हैं आप? जी मुश्ताक जी। हम हमारे हमारे जम्मू की सबसे बड़ी त्रासदी कि हम एक दूसरे के काम की सराहना नहीं करते हैं, अपने अपने खौल में बैठे हुए हैं। वो ये है कि जी तू मेरी तारीफ कर, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, बस। एक एक बातें सवाल बहुत हैं, एक सवाल बातें बहुत मेरा करेंगे, एक बातें बहुत करेंगे, बातें बहुत करेंगे, लेकिन विजन क्लियर नहीं है। आपको स्क्रिप्ट चुनना नहीं आता है, आप स्क्रिप्ट पढ़ते नहीं है। एक सवाल है मेरा, हमारे जम्मू में इतना कल्चर है, इतना जगह जगह इतना कल्चर डाइवर्सिटी इतनी है और इतना खूबसूरत चीजें हैं, तो क्या रीजन है जो हमारा डोगरी रंगमंच, हमारा जो फोक है, वो सिर्फ वहीं तक सीमित है और कहीं जगह तो बिल्कुल मर रहा है। चाहे बख्तिये की बात करें, ढड की बात करें, जागरना की बात करें, कान सखियां जो होती थी, पख्तिये का तो मैंने सुना एक पूरा मोहल्ला होता था। अब वो क्यों नहीं आगे बढ़ रहा? जैसे बाकी स्टेट्स का जो फोक है, चाहे महाराष्ट्र का हो, बंगाल का हो, तो जब डोगरी फोक क्यों ऐसे डाइंग स्टेज पे पहुंचा हुआ है? ये बड़ा सवाल, मैं बिल्कुल कुलबुलाहट के साथ ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मोहन सिंह जी ने क्या जवाब दिया था, काजल? उन्होंने भी यही, उन्होंने तो वही बोला था। आपने देखा होगा जो उन्होंने भेजा, वो भी हाँ, मैं इसीलिए कह रहा उनके हूँ। लिए ये बलवंत चीज बलवंत है ठाकुर कि ने क्या बोला आपसे था? बलवंत ठाकुर ने उन्होंने भी क्या यही। बोला था? अरे, अब मैं बोलने पे आऊंगा। आप डोगरी डोगरी कह के अपने अपने आप को सीधा करते गए। आपने डोगरी के लिए कुछ नहीं किया किसी ने। हर एक ने डोगरी भाषा को, डोगरी को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपने लिए यूज किया। मैंने जब जितने डोगरी नाटक किए, मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मैंने किए, बस। मुझे कोई कहता मुश्ताक जी डोगरी, मैंने कहा भैया मैं जितने कर सकता था मैंने किए, बस। अब मैं नहीं, मुझे नाटक मिल पा रहा है कोई अच्छा सा, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी फोक का कल्चर डाइवर्सिटी और ये नामों को लेके मतलब लोगों ने बहुत बेच के खा लिया हुआ है। लेकिन आज ये जो कोविड-19 हुआ है, हर आर्टिस्ट रो रहा है, लेकिन कोई भी जम्मू के उन फोक आर्टिस्टों के लिए कोई नहीं बोला। वो जो गांव में बैठ के एक सरंगी बजा रहा होता है या कुछ काम कर रहा होता है, कोई नहीं बोला बिल्कुल उनके लिए, है ना? और वो, और बाकी लोग, कोई कहता है जी मैं रेडियो अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ, मेरी फीस इतनी है और इसकी मुझे डबल मिलनी चाहिए, एकेडमी का शो होगा या परफॉर्मिंग आर्ट में जो भी होगा, है ना? लेकिन वो जो फोक आर्टिस्ट है, उसकी वही 1500-1300 फीस है। इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं। मतलब हाँ, जिन लोगों को मालूम है कहाँ पे क्या बिकता है, वो इन लोगों को लेके चले जाते हैं, बेच के कीमत वसूल करके आ जाते हैं। मुझे आ, इतना ही मैं काफी है एक मेरा चीज ख्याल है। कहना चाहूंगी मुश्ताक जी आपसे, जैसे हमें बाकी जो फोक आर्ट फॉर्म है, जैसे दिल्ली के जो लोगों की अगर हम बात की, जो थिएटर से जुड़े हैं, उनको जात्रा का पता है, उनको नकल नकल का पता है, बाकी फॉर्म जो है उनको पता है। लेकिन जो जम्मू के हैं उनको बाहर नहीं ना, टड के बारे में अगर किसी से पूछे उसको पता नहीं होगा, जागरना क्या है ये पता नहीं होगा, पगदिये क्या है ये पता नहीं होगा जम्मू से बाहर। तो एक तरह से त्रासदी है कि रंगमंच के लोगों को ये नहीं पता, जो फोक आर्ट फॉर्म है डुग्गर की। तो ये तो भाई साहब, बड़ा। काजल जी, मैं स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, जो जम्मू के इन चीजों के ठेकेदार थे, ये उनकी गलती है। वो क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करवा पाए? सिर्फ अपना नाम रिकॉग्नाइज करवाना था इन चीजों को लेके। ऐसा हुआ है, दुनिया जानती है। आप मुझसे कड़वा मत बुलवाओ यार, कोई अच्छे और कुछ जी पूछो। जी जी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ आगे कि आप मैंने आपको आपके काजल, तुम्हें मालूम है मैं बहुत स्ट्रेट हूँ। मुझे मैं नहीं पता है। डरता। मैं सीधी, मुझे आपको, तुम्हें मालूम है मैं बहुत, मुझे नहीं मैं परवाह आपको किसी तब की। से जानती हूँ। मैं आपको तब से जानती हूँ जब मैंने रंगमंच की शुरुआत की थी, मतलब कश्मीर के बाद जब मैं जम्मू आई थी शिवानी के साथ, हम लोग जब बिल्लू मंदिर में रिहर्सल किया करते थे, मैं तो तब से जानती हूँ ना ना ना, सबसे पहले वो पोस्ट ऑफिस के नीचे, हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये हमारी पोस्ट शुरुआत ऑफिस थी। के नीचे सीढ़ियां उतर के नीचे कमरा हुआ करता था, वहां रेसलिंग किया करता। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे मैंने आपने टीवी पे भी बहुत काम किया, बहुत खूबसूरत काम किया। मैं जैसे कुछ की, जैसे जैसे मैं आपको बताऊं, कापड़ी वाला,
कमाल का करेक्टर आपने प्ले किया, वो कमाल का, मतलब वो लगा ही नहीं कि वो इतना छू लिया उस करेक्टर ने दिल को, इतना खूबसूरत था काबुली वाला। फिर आपके वेब सीरीज जो हमने अपने अलग अलग वो दिया है, एंड फिर आपका भी मैंने अभी मंच पे आपके कुछ शोज देखे थे जो आपने अभी किया था, खालिद हुसैन साहब का लिखा हुआ एक प्ले था जो आपने किया था, मैंने बहुत खूबसूरत था इश्क वो। मलंगी, और अब इश्क इश्क मलंग, इश्क मलंग था ना कुछ ऐसा। इश्क मलंगी, मलंगी हाँ, मलंगी थी। इश्क मलंगी, लम्हों ने खता की, एक वो से खालिद बढ़कर साहब। एक नाटक था। तो मैं ये जानना चाहूंगी, फिल्मों से आपका जुड़ाव रहा है और फिल्मों में आपने बहुत खूबसूरत किरदार किए हैं, तो जो रंगकर्मी एकदम थोड़ा सा ट्रेनिंग के बाद वो चाहते हैं कि फिल्म जाए, एकदम उनका जो नेक्स्ट होता है कि फिल्म में जाके काम करना है, आप उनके लिए क्या कहेंगे? एकदम एक या मैं दो सबसे प्रोडक्शन के पहले बाद। मैं एक जी। चीज कहूंगा कि सबसे पहले जो थिएटर करना चाहता है, थिएटर ज्वाइन करना चाहता है, वो पहले अपने आप से सवाल पूछे कि मैं थिएटर क्यों करना चाहता जी। हूँ। नंबर वन, मैं थिएटर किस लिए करना जा रहा हूँ, मैं क्यों करूं थिएटर। तो जी। पहले वो अपने आप से ये सवाल पूछ ले। अगर उसको अपने आप से इन सवालों का जवाब मिल जाएगा, वो कभी फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं। जी नंबर एक। बिल्कुल। नंबर दो, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ परसेंटेज है जो थिएटर इसलिए करना चाहती है क्योंकि उन्हें बॉम्बे जाना है फिल्म करने के लिए। जी 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 तो बिल्कुल। ठीक है, वो क्लियर है ना कि मुझे बॉम्बे जाना है। लेकिन जो वो नारेबाजी कई लोग देते हैं, मैं थिएटर में मेरा ये जोश है, मेरा पैशन, ये वो नहीं। तो आदमी अपने आप से क्लियर होना चाहिए कि मैं थिएटर क्यों करने जा रहा हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद खाली रिहर्सल पे आके संवाद याद करके डायलॉग थ्रो करना ही नहीं होता है। आपको थिएटर। अपने आप से भी सवाल पूछने हैं। आपने अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, आपने अच्छा म्यूजिक सुनना है, आपने अच्छे अच्छी आर्ट गैलरीज में जाके पेंटिंग्स देखनी है। वहां से बहुत फीडबैक मिलता है। एक एक्टर होने के नाते आप पहले क्लियर होने चाहिए। और एक्टर की त्रासदी ये है, रंगमंच की त्रासदी ये है कि हमें डेली प्रूफ करना होता है कि हम अच्छे हैं। मैंने जो आज नाटक किया वो तो या अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर जी। अच्छा हुआ तो अगर कल उसका रिपीट शो है तो कल वो आज जैसा नाटक नहीं होगा, या आज से अच्छा होगा या आज से कम। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही कि जो हम शो करते हैं दूसरे दिन जो हमारा नेक्स्ट रिपीट परफॉर्मेंस होती है, या तो बहुत अच्छी होगी या फिर वो उस जो पहली जो रिहर्सल जब जो पहला प्ले हुआ है उससे उसके अकॉर्डिंगली उसके मयार तक नहीं होगी। बिल्कुल सटीक बात कही है मुश्ताक जी ने, और ये बहुत सही बोला है कि एकदम रंग एकदम आप 1-2 प्लेस करने के बाद ये मत सोचिए कि हमें हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो मुंबई होगा। पहले अपने आप को तराशिए। जी मुश्ताक जी। तरह से। हाँ, बाकी मुकद्दर पे मुकद्दर तो है ही है, लेकिन आपकी मेहनत है। अगर जी, आप क्लियर हैं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी आपकी नीयत साफ, आपकी बिल्कुल, नीयत अपने बिल्कुल। काम के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आप झूठ जी, बोल रहे हैं तो वो झूठ आप काजल से नहीं बोल रहे हैं, वो आप झूठ मुश्ताक काक से नहीं बोल रहे हैं, वो झूठ आप अपने आप अपने से आप बोल से रहे हैं। अपने आप तो से वो बोलिए। चीजों को छोड़ बिल्कुल सही। आप क्लियर। मेरा मेरा पहला नाटक फ्लॉप हुआ है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। श्रीराम सेंटर में मेरा नाटक एक फ्लॉप हुआ है, बाकी मेरे नाटक अच्छे हुए हैं। मेरा लोरका का ब्लड वेडिंग नाटक श्रीराम अरे सेंटर वाह! रेपर्टरी में फ्लॉप हुआ, मैं आज भी मानता हूँ। क्या बात! लेकिन मैंने क्या जो बात! जो मैंने दिल्ली को, मैं अपने फ्लॉप नाटक को फ्लॉप नाटक कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। तो इसलिए क्या मैं बात! जो अच्छे नाटक किए हैं वो अच्छे नाटक भी किए हैं, वो उनका अपना एक मुकाम भी है। जी। एक मैसेज आया, कमल कमल का एक और मैसेज आया है। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 1986 से 89 तक लकी थे बिकॉज मुश्ताक सर जैसे महान इंस्पिरेशनल पर्सनालिटीज ने हमें गाइड किया। सो गुड। एंड हाँ, जीतू सिंह लिखती हैं दैट इज व्हाई यू आर सो अमेजिंग। और सच हमेशा कड़वा होता है बट एट द एंड सच सच ही होता है। बिल्कुल सही बात लिखी है जीतू सिंह ने। जी। ये जीतू सिंह का कमल का मैं मैसेज पढ़ रही थी। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। दीपाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीपाली नरूला जी, सरला जी बहुत बहुत शुक्रिया। कमल तो है ही हमारे साथ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सबको मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और सबसे जरूरी बड़ी बात जो ये है कि संगीत नाटक अवार्डी रहे हैं मुश्ताक जी, और ये हर जम्मू वाले के लिए एक
हम जम्मू वालों के लिए एक प्राइड की बात है कि हमारे स्टेट से एक ऐसा इंसान जो खुद कह रहे हैं कि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली और उसके बाद उनको संगीत नाटक अवार्ड ही मिला है, वो उनकी डेडिकेशन, उनका पैशन उसी की वजह से उनको मिला है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मुश्ताक जी। इसके बारे में देखें, पहली बात तो ये है कि जब मैं श्रीराम सेंटर में नाटक करता तो बेस्ट ऑफ द ईयर जो नाटक चुने, बेस्ट ऑफ द ईयर नाटक चुने जाते थे, उसमें मेरे नाटक मतलब जो मैं करता था वो आ जाते थे, होते थे, तो एक सामान मिलता था। मतलब दिल्ली में जब मैंने काम किया, दिल्ली के काम में दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे कोई ये इसमें ये दिल्ली ने मुझे बहुत प्यार दिया, दिल्ली के बच्चों ने मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी मुझे दिल खोल के, और वहां के रंग कर्मियों ने मुझे वो बहुत प्यार दिया, मुझे मेरे अच्छे काम को उन्होंने सराहा, बहुत सराहा। आज भी बच्चे याद करते हैं, मैं कभी भी जब आता हूँ तो मेरे इर्द गिर्द वो बच्चे आ जाते हैं, मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके। ये मैंने देखा एक है, वो डेडिकेशन ये मैंने देखा है। और बाकी ये है कि आप काम करते रहिए, आपको रिकॉग्नाइज लोग करते हैं आपके काम को। मैं संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, उस दौरान भी बहुत अच्छा लगा, और लगा कि कुछ यार किया है। लेकिन वो संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड ही सब कुछ नहीं है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिलने के बाद आपके ऊपर, आपके कंधे पर जो जिम्मेदारी है वो डबल हो जाती है। आपको 10 चीजें आप सोच के करनी, आपको और अच्छे नाटक, खाली अवार्ड लेना के लिए नाटक नहीं, उसके बाद अवार्ड के बाद आपके सर पे बहुत जिम्मेदारी बन जाती है, टूवर्ड्स द स्टूडेंट्स, टूवर्ड्स द सोसाइटी, टूवर्ड्स द योर टीचर। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही कहा आपने ये। और हमारे साथ रूबरू रंगकर्म से जुड़े हुए, रंगमंच से जुड़े हुए हमारे रंगकर्मी हैं पंकज। आप कोई सवाल पूछना चाहते थे सर से? अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे आके पूछिए। जी पंकज, अपना माइक ऑन रखिएगा। माइक ऑन रखिए पंकज जी, आपका माइक बंद है। अब आवाज आ रही है? जी हाँ, बोलो बोलो पंकज, बोलो। हाँ, नमस्कार सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बोला कि हमने अगर आज कोई प्ले करा और नेक्स्ट वो प्ले या तो खराब होता है या फिर बहुत अच्छा होता है, तो काफी जो, हाँ ये बात तो सही है, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि हमारा अगर वो रिपीट हो तो बेस्ट से बेस्ट हो। तो उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं उसमें? क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमने ये तो पहले कर ही रखा है, तो नेक्स्ट उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते इतना। काफी लोगों को मैंने ये चीज देखा, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस डैमेज, ओवर कॉन्फिडेंस करता है, ओवर कॉन्फिडेंस डैमेज। अरे कोई बात नहीं, रिहर्सल क्या करनी है, कर दिया ना, कल हो गया, क्लियर है। अरे वो टेक्निकल, अरे हो गया वो क्यों, हाँ हो गया, कर लेंगे मैडम, कर लेंगे सर, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओवर कॉन्फिडेंस। थैंक यू सर। हमारे साथ आभा है। आभा, आप सवाल पूछना चाहती हैं अगर आपके पास कोई सवाल? हाँ श्रद्धा जी, श्रद्धा सवाल पूछिए आप सर से। माइक ऑफ है श्रद्धा आपका, श्रद्धा माइक ऑन करिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग मैम। सर, मैंने आपके बारे में पढ़ा, देखा, आपने हॉलीवुड मूवीज भी की है, अमाल, और इंडियन मूवीज भी की हैं, थिएटर भी किया है, और आपने क्षेत्रीय भाषा के भी प्ले किए हैं। तो सर, क्या डिफरेंस आपको दिखाई पड़ता है हॉलीवुड से और यहाँ के मूवीज करने में? एक्टिंग में, डायरेक्शन भी आपने किया है, तो वो क्या डिफरेंस आप देखते हैं? कितना प्रोफेशनलिज्म है वहां पे और यहाँ में, वो क्या है? देखिए, जो हॉलीवुड फिल्म्स हैं उनका एक अपना प्रोफेशनलिज्म है। हाँ बोलो 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 प्लीज। क्योंकि सर, मैंने देखा है यहाँ पर जब इनिशियल स्टेज में आप स्टार्ट करते हो तो उसमें बहुत एक्सप्लॉयटेशन है। तो क्या ऐसा कुछ वहां पर भी है? वो सारी चीजें वहां पर भी है? क्योंकि जितना काम आपने किया है जिस जिस लेवल पे, तो क्या आपको डिफरेंस दिखाई पड़ता है? ज्यादा सीधी सी बात है कि हॉलीवुड का अपना एक स्टाइल है, अपना एक डिसिप्लिन है काम करने का, हर उसका तरीका है। मैंने साउथ की फिल्म भी की हुई है कमल हसन जी के साथ, विश्वरूपम पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। उनका अपना एक तरीका है काम करने का, एक अपना तरीका।
बम्बई में जो फिल्में मैंने की, हर एक का अपना एक अपना तरीका है। रही डिसिप्लिन होता है हर एक का, और जहां डिसिप्लिन नहीं होगा वहां काम हवा में उड़ जाता है। और फिल्म कोई छोटी चीज नहीं होती कि आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे और चीजें हो जाएंगी, वैसा कुछ नहीं। तब मतलब पैसा लगा होता है और एक्टरों की लाइफ भी लगी होती है। रहा सवाल आपका क्या था, वो एक्सप्लॉयटेशन का। तो एक्सप्लॉयटेशन के लिए श्रद्धा जी क्या कह सकते हैं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है ना। मैंने कहा ना, आप अपने आप से सवाल पूछिए, जिंदगी में नो कहना आना चाहिए, बस सारे मसले का हल होता है। यंग थिएटर जो जी यंग थिएटर जो प्रैक्टिशनर्स हैं, मैंने कई बार देखा, वो कहते हैं जैसे ग्रेजुएशन करनी हो, कहते हैं नहीं हमने पढ़ाई नहीं करनी है, हमको सिर्फ थिएटर करना है। क्या कहेंगे उनके लिए कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, कि पढ़ाई छोड़ के वो कहते हैं वो नहीं हमें सिर्फ थिएटर करना, हमें नहीं पढ़ना। आप एज ए सेलिब्रिटी जो जिनका इतना बड़ा नाम है थिएटर के फील्ड में, रंगमंच में, आप क्या कहेंगे उन नए थिएटर मैं उन, प्रैक्टिशनर्स को? मैं उन प्रैक्टिशनरों को ये सुझाव दूंगा, सुझाव क्या दूंगा, मैं ये बात कह रहा हूँ और डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि पढ़ना बहुत जरूरी है। अब थिएटर वो वाला थिएटर नहीं रहा कि जैसे हम हमारे टाइम पे हम जब थिएटर करने जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते क्या तुम भांडगिरी करने जा रहे हो, ठीक है ना। आज थिएटर में भी डॉक्टरेट पीएचडी वगैरह हो रही है और बाकायदा मास्टर हो रही है। मेरी बेटी ने मास्टर की है परफॉर्मिंग आर्ट में, और वो जम्मू यूनिवर्सिटी में कल्चरल ऑफिसर है। और आपको पढ़ना है, आप थिएटर कीजिए। अगर आपको पढ़ाई नहीं करनी है तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, बीए, और उसके बाद इतनी यूनिवर्सिटीज हैं वहां थिएटर डिपार्टमेंट है, आप मास्टर कीजिए। मास्टर करने से आपका ये हो जाएगा कि आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का एक वो स्टेप लग जाएगी आपके ऊपर कि आप एक प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं। मैं प्रोफेशनल क्वालिफाइड नहीं, मैंने कहीं से नहीं किया, लेकिन जहां सरकारी नौकरियां लगती हैं ड्रामे के लिए, ड्रामा इंस्पेक्टर के लिए, ड्रामा टीचर के लिए, वहां मांगी जाती है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। और तब अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वहां मदद करेगी, नंबर वन। नंबर टू, आप अच्छे एक्टर बन ही नहीं सकते कि जब तक आप लिटरेचर से ना जुड़े हो। आपको सोसाइटी का क्या समझ आएगी, आप तो और आप सोसाइटी की आपको वहां भी समझ नहीं आएगी जब आप सुबह उठ के न्यूज़पेपर का हेडलाइंस नहीं पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है, आपकी पढ़ाई पहली जो शुरू होती है वो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पढ़ने से होती है। आपको कंट्री का, अपने मुल्क का, अपनी जगह का पता हो, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पढ़ना मतलब नाटक थिएटर करना अब वो वाली चीज नहीं रही है। आप क्यों कोर्स करना चाहते हैं, घूम फिर के आपका टारगेट बॉम्बे है तो बॉम्बे में पढ़ के जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। जी, बिल्कुल सटीक बात कही और बहुत सही बात कही है आपने। एक सवाल और मेरे ज़हन में आ रहा है, जैसे आजकल लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही, तो कहीं न कहीं थोड़ी-सी इस चीज़ को लेकर नेगेटिविटी रहती है कि हम लोग एक कुलबुलाहट की ने लाइव परफॉर्मेंस नहीं हो रही, खासकर उन लोगों से जो नए-नए थिएटर के फील्ड में जुड़े हैं। तो और जो सीखना चाहते हैं थिएटर में, उनके लिए आप क्या कहेंगी? जो ये वक़्त है, इसको कैसे वो इसमें वो क्या करें एज़ अ थिएटर प्रैक्टिशनर, जो आगे चल के जब लाइव परफॉर्मेंसेस होंगी, तो ये चीज़ उनको हेल्प करेगी। तो आप क्या कहेंगी उनके लिए? देखो, जो मैंने कहा ना, शुरू में कहा काजल जी के आप क्यों थिएटर करना चाहते हैं, पहले तो वो क्लियर हो जाओ। आप अपने आप से सवाल पूछो ना, मैं थिएटर क्यों करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप बॉम्बे के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आ जाइए, कर लीजिए। आपके वहां दिल्ली में ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्स हैं, वो कर लो, ठीक है, करके जाइए बॉम्बे। और फिर बॉम्बे में फिर मार खाते हैं और वापस आते हैं, और फिर कहते हैं वो कह रहे हैं कि अभी थिएटर करके आओ। ऐसा होता है। और दिल्ली में तो शाम के टाइम पे गोल गोल चक्कर पे कितने ग्रुप्स बैठ के रीडिंग कर रहे होते हैं, नाटक कर रहे होते हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए मैं और मैं अपने ये मुकद्दर जानना को। चाह रही हूँ मैं ये जानना चाह रही हूँ, जैसे आजकल सब बंद है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो जो नए रंगकर्मी हैं जो आना चाहते हैं वो घर बैठकर क्या करें? आई थिंक किताबें उनको ज्यादा से ज्यादा थिएटर की बुक किताबें पढ़नी चाहिए। आई थिंक आप क्या कहेंगे? अरे भाई साहब, काजल जी, आज तो सब कुछ अवेलेबल है। जी आज तो सब कुछ जी अवेलेबल है, ये देख लो। ये जी कोविड-19 में देख लो, हम बात कर रहे हैं, हो सकता है जी, मुश्ताक का आपको इतनी देर के लिए बैठ के बातें नहीं करेगा आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। आज
और ये जो सोशल मीडिया पे ये वर्चुअल जो चल पड़ा हो रहा है, अलग अलग चैनल पे अलग अलग लोग कर रहे हैं, मैं काफी कर चुका हूँ, क्लासेस काफी कर चुका हूँ। ये तो हम लोगों के लिए, थिएटर करने वालों के लिए एक वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं, ताकि आप ये ना समझें कि आप मर गए, आप वेंटिलेटर पे हैं, सांस ले रहे हैं, हालत ठीक होगी, हम मंच पे उतर आएंगे एक दिन। रहा सवाल कि इस टाइम पे एक्टर और आर्टिस्ट और थिएटर प्रैक्टिशनर क्या करे, तो भाई साहब गूगल में जहां आप व्हाट्सएप खेलते रहते हो, गेम्स खेलते रहते हो, फेसबुक पे लगे रहते हो, गूगल में चले जाइए, वहां पे आप कौन सी एक्सरसाइज के बारे में जानना चाहते हैं वो गूगल में टाइप कीजिए, आपको उसका लिटरेचर भी मिल जाएगा, यूट्यूब में आपको प्रैक्टिकल क्लास भी मिल जाएगी। तो थोड़ा उस तरफ ध्यान दे दें। आपको आज के दौर में तो आपको सब चीजें उपलब्ध हैं, हमारे दौर में ये नहीं थी। तो आप घर बैठ के ये चीजें देखें, पढ़ें, एक्सरसाइज करें, सब यूट्यूब पे और गूगल पे अवेलेबल चीजें आपको। कि नाटक, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा जेपी सिंह जी की। उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है ड्रामे का, जिसमें वो जो लोग हैं वो स्क्रिप्टें, उन्होंने उस पर स्क्रिप्टें चढ़ा देते हैं और वो स्क्रिप्टें हर आदमी के पास पहुंच रही थी। इस दौरान में हमने सारी स्क्रिप्टें पढ़ी। जिसने कुछ करना होता है वो अपनी खोज ढूंढ लेता है। काजल, तुम्हें घर बैठ के चैन नहीं आ रहा था थिएटर का लेके, नहीं कर पा रही थी, सोशल डिस्टेंस, ये करना वो करना, आपने इतना कुछ कर दिया, ये वेबिनार कर दिया। इससे क्या हो गया कि वो 4 लोगों को, आपने इतने लोगों को बुला बुला के उनकी बातें उनसे सुनाई, उनके तजुर्बे जो थे रहे काम जिंदगी के वो सुनाए, उनसे बातें करवाई। ये कम क्लास है, कोई छोटी क्लास नहीं। हो सकता है ऐसे क्लास करने के लिए मैं मतलब जम्मू से दिल्ली आऊंगा, फ्लाइट से आऊंगा, ये रहना, हो गया काम। तो इसका भरपूर फायदा होगा। बहुत हमारे सीनियर लोग भी कर रहे हैं। मैं सबों को कहूंगा, कहीं किसको अगर पता लगता है वो उन लोगों को सुने। बंसीदा, राम गोपाल बजाज, रॉबिन दा, ये सब लोग आए हैं, बोल रहे हैं, इनको सुनो। भाई बहुत अच्छा मौका है सबको सुनने के लिए, सबको जो आप बोल रहे हैं, ये सारी चीजें जो एक तरह से वर्कशॉप्स का हिस्सा हो जाती है, और ये आपको सुनने को मिल रहा है। जो दर्शक हमसे जुड़े हैं, यंग थिएटर प्रैक्टिशनर हमसे जुड़े हुए हैं, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे, रंगमंच, टेलीविजन या फिल्म्स, कौन आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? देखो, क्लियर बात है, टेलीविजन और फिल्म मुझे पैसा देता है, थिएटर मुझे खून देता है। करीब कौन है? ठीक है, थिएटर में पैसा नहीं, एक जो थिएटर से जो आपको एक आपकी जो एक नहीं, देखो मेरे लिए तीनों बच्चे बराबर हैं भाई साहब। मैं किसी बच्चे को खराब क्यों कहूँ? जी, आप अपने 3 बच्चे हैं आपके हैं, आप किसी को कहोगे ये बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है? मेरे तीनों बच्चे अच्छे हैं भाई, मैं किसी को खराब नहीं कहता। ये कहने की बात है, दिल के करीब, मैंने दिल के करीब वाली बात क्या, मैंने क्लियर आपको कह दिया। दूरदर्शन फिल्म मुझे पैसा देता है, फिल्म मुझे ग्लैमर देता है, और थिएटर मुझे सुकून देता है। मैं थिएटर कर रहा होता हूँ। थिएटर से अगर आज की डेट में मैंने तीनों चीजों को जिंदा रखा हुआ है और तीनों चीजों को बराबर टाइम दे रहा हूँ, तो मेरे तीनों बच्चे बराबर हैं। जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते करते। कुछ अपनी तरफ से आप कोई गाइडेंस या कोई एडवाइस देना चाहते हैं चलते चलते हमारे यंग थिएटर प्रैक्टिशनर्स को, स्पेशली कुछ कहना चाहेंगे आप? तो सब कुछ बोल दिया काजल के क्या करना है यंग। बाकी कभी दिल्ली आऊंगा तो मिलता रहता हूँ। जी, बहुत सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहती हूँ। और मुश्ताक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस रूबरू के मंच पर आए और आपने इतनी इंस्पिरेशनल जो बातें हैं आपने शेयर की। जो भी थिएटर प्रैक्टिशनर्स हमें देख रहे हैं, जो सीनियर लोग हमें देख रहे हैं, जरूर सबने आपकी बातें सुनी है, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू मुश्ताक जी। थैंक यू रूबरू का काजल, तुम्हारा और तुम्हारी पूरी टीम का, हमारी बैकस्टेज टीम जो भी इस वक्त है। मैं कईयों के नाम नहीं जानता, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं एक बार फिर से, आपने जो भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हमारे ये शख्सियत का सिलसिला यूं ही चल रहा है। कल हमारे साथ होंगी थिएटर से जुड़ी, रंगमंच से जुड़ी, फिल्मों से जुड़ी, टेलीविजन से जुड़ी पोइटर्स, कवित्री हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं रोमी शर्मा। परसों हमारे साथ, फ्राइडे को हमारे साथ होंगी रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री
प्रतिमा कानन जी शाम को 7 बजे, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। और हम आपको अपने हर प्रोग्राम, हम शख्सियत में आपको हर प्रोग्राम में आपको अपडेट्स देते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ जुड़ते रहिए। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।